8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। तो ललन टॉप वो चैनल है जिस पर आपको भरोसा है। हमारी एक ही प्राथमिकता है, हर बार हर रोज सटीक और वेरीफाइड खबर ही आप तक पहुंचाएं। सच से कोई समझौता नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब संकट की घड़ी सामने हो। इन दिनों हम जिन परिस्थितियों में आप तक खबरें ला रहे हैं वो हमारे लिए भी नई हैं। कब भारत के न्यूज़ रूम्स ने इतने बड़े स्तर पर सैन्य ऑपरेशंस की रिपोर्टिंग की थी, वो भी सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में? अब से पहले तो कभी नहीं। पिछले 24 घंटे मुश्किल रहे। वक्त ने हमारा इम्तिहान लिया। डायलॉग फिल्मी लगता है जब तक खुद पर न बीते। वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारी नज़रों के सामने तनाव बढ़ रहा है। न्यूज़ रूम में जानकारियों और इनपुट्स की बाढ़ आई है। कहीं से टकराव की खबरें आती हैं, कहीं आधिकारिक बयान आते हैं, ऊपर से सोशल मीडिया की अटकलबाजी है, साथ में है चश्मदीदों के बयान। इन सब की ऐसी झड़ी लगी जिनका पारावार नहीं। हमारी टीम अथक परिश्रम कर रही है कि सत्यता की छन्नी से सूचनाएं छाने, कसौटी पर कसें, जांचें और फिर बताएं। लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी बीती रात की कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स अधूरी थी या अतिशयोक्ति से भरी थी। मसलन कराची के पोर्ट पर हमारी नौसेना का हमला या फिर फाइटर जेट्स को गिरा देना। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपको ये वायदा करते हैं कि आगे से हम और सजग होंगे ताकि लल्लन टॉप पर आपका जो भरोसा है वो बरकरार रहे। हम सिर्फ टीवी चैनलों की स्क्रीन के भरोसे नहीं रहेंगे। किसी भी किस्म की गंभीर खबर के लिए और डबल चेक करेंगे। अब खबर को जांचने के लिए हमारी कई स्तर की जो प्रक्रियाएं हैं उनको नए सिरे से रिवर्क करके, फिल्टर करके और मजबूत किया जा रहा है। हमने सबक सीख लिया है। चौकस होकर आपको और भी सटीक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। झूठ की पोल खोलने के लिए हमारी पड़ताल टीम काम करती है। माना कि युद्ध का कोहरा घना है, कुछ चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, लेकिन फैक्ट को हथियार बनाकर ये टीम हमारी आंखों का काम कर रही है। शुक्रिया हम पर भरोसा करने के लिए, हमें देखने के लिए और हमसे नाराज़गी भी जताने के लिए। आपका भरोसा और आपका ये संबंध, ये साथ ही हमें पत्रकारिता के सबसे ऊंचे मापदंड बनाए रखने की प्रेरणा देता है। Brought to you by Sensodyne K, Candid and Higher. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब बात उस रात की जहां से सब नए सिरे से शुरू हुआ। 8 मई यानी गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में अचानक सायरन बजे, व्यापक स्तर पर ब्लैकआउट हुआ, धमाके सुने गए। आसमान में लाल रोशनी की चमक दिखती और बुझती रही। इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया गया। इसकी तस्दीक करता एक पोस्ट सुबह 8 बजे ADGPI की तरफ से आया। साथ में लिखा था कि हिंद की सेनाएं देश की अखंडता और अक्षुण्णता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही बात वो बीती रात साबित करके भी आए थे। समय बीता तो नई दिल्ली से कुछ और जानकारियां आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF, CIF, SF और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुखों के साथ बैठक की। देश की सीमाओं और एयरपोर्ट्स का सिक्योरिटी रिव्यू किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने दवाओं के स्टॉक का हाल जाना। इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। रक्षा मंत्री ने CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ बैठक की। सभी दिग्गज हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे, यानी दुश्मन की हर साजिश को पहले ही भांप लिया गया था और भारत इस लड़ाई में स्पष्ट बढ़त बनाए है। और अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना के प्रमुखों के साथ और तमाम आला अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बहरहाल
ये जो सुबह की मीटिंग है, इसके बाद एक खबर आई। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि आर्मी चीफ चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों और जवानों को बुला सकते हैं। दरअसल टेरिटोरियल आर्मी एक अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करता है। युद्ध, संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं के वक्त टेरिटोरियल आर्मी ने हमेशा देश की सेवा की है। इस आर्मी में महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई हस्तियां भी शामिल हैं। एक अपडेट और, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने का उनको आदेश दिया है। आपने 9 मई की सुबह की बैठकों का हाल जाना, अब 9 मई की शाम का रुख करते हैं। जैसे ही स्क्रीन पर 3 चेहरे आते हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, हम जान जाते हैं कि अब देश की सरकार देश के नागरिकों को और दुनिया को कुछ ज़रूरी खबरें देने जा रही है। आज भी सेना यानी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कल के हमले और पलटवार को लेकर तथ्य बताए गए कि 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 36 जगहों पर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये ड्रोन। सभी हमले नाकाम कर दिए गए। इनमें से कई ड्रोन तुर्की के आसिसगार्ड सोंगर ड्रोन हो सकते हैं। इसकी जांच चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी तोपों और ड्रोन से गोलीबारी की जिससे भारतीय सेना को कुछ नुकसान हुआ, चोटें आईं, हताहत भी हुए। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर भी सशस्त्र ड्रोन से हमला किया और पाकिस्तान का एक एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट भी कर दिया। ये तो हमले के ब्यौरे हुए, लेकिन दूसरा जरूरी ब्यौरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने नागरिक विमानों को, अपने नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि भारत जवाबी कार्रवाई ना कर पाए। पाकिस्तान ने 8 मई की रात 8:30 बजे जब उकसावे के लिए ड्रोन और मिसाइल हमले किए, उस समय अपने नागरिक हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया, यानी उस समय नागरिक विमान पाकिस्तान के आसमान में मौजूद थे ताकि भारत कोई जवाबी कार्रवाई करे तो नागरिक चपेट में आए और फिर वो दुनिया भर में अपना दुखड़ा रो सके। लेकिन भारत ने संयम दिखाया और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित की। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से मालूम पड़ा कि भारत ने तब अपने हवाई क्षेत्र को अफेक्टेड एरिया में बंद कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान में कराची लाहौर मार्ग पर उड़ानें चल रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय शहरों और नागरिक ढांचों पर लगातार हमले किए जो उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयां थी। भारतीय सेना ने इसका माकूल जवाब दिया, लेकिन जिम्मेदारी और संयम के साथ। पाकिस्तान ने एक झूठ भी फैलाया कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन हमला किया। ये हमारे सिख भाइयों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन भारत की सरकार ने स्पष्ट किया कि अपने नागरिकों पर हमला पाकिस्तान ही करता है और तथ्यपूर्ण ढंग से इसको साबित भी किया कि ननकाना साहिब में जो ड्रोन भेजे गए और गिराए गए वो पाकिस्तान की सेना के द्वारा लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सेवाएं भी अगले आदेश तक बंद कर दी गई, यानी तीर्थयात्रियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ननकाना साहिब जैसी खबरें क्यों फैला रहा है, क्योंकि वो भारत में धार्मिक वैमनस्य, तनाव पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेने के बजाय झूठ और दुष्प्रचार भी कर रहा है और कह रहा है कि भारत खुद ही अपने धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। इसके उलट पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर हुई गोलीबारी की भी जानकारी आई, जिसमें पुंछ में स्थित मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कई भारतीय नागरिकों की मृत्यु भी हुई है बीते दिनों में। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब तसल्ली से ये समझते हैं कि कैसे भारत के सैन्य तंत्र ने 8 मई की रात को, 8 और 9 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के इन हमलों को विफल किया। तो हुआ यह कि पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों ने जैसी भारतीय एयर स्पेस में घुसपैठ की, भारत का एयर डिफेंस ग्रिड एक्टिवेट हो गया। ये ग्रिड कई स्तरों पर काम करता है। पूरा सिस्टम भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS के क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। इस पूरे सिस्टम में रडार, सेंसर और हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर जैसी चीज़ें जुड़ी होती हैं ताकि रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके। इस पूरे सिस्टम के टॉप में है S-400। ये क्या करता है? 600 किलोमीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करता है। रूस से खरीदे गए सिस्टम को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके अलावा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये मार गिराता है।
दूसरा सिस्टम है हाई एल्टीट्यूड एंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम यानी BMD का ये हिस्सा है। पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इसके हिस्से हैं। 5000 किलोमीटर की दूरी से दागी गई मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है और 80 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इंटरमीडिएट लेयर भी जान लीजिए, जिसको MRSAM कहते हैं। बराक 8 भी इसका एक नाम है। इंडिया और इजराइल ने साथ मिलकर बनाया। 70 से 100 किलोमीटर की रेंज है। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन्स को एंगेज करता है। S-400 के सिस्टम के तहत एक साथी की तरह काम भी करता है। आकाश और QRSAM के बारे में भी जान लीजिए। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इस सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है। 30 से 70 किलोमीटर तक की रेंज है। कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को यह ध्वस्त कर देता है। क्लोज इन पॉइंट डिफेंस में क्या है? स्पाइडर, शिल्का और तुंगशोका जैसे सिस्टम इसका हिस्सा है। 2 से 10 किलोमीटर तक की रेंज है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन्स को पल भर में ये नष्ट कर देता है। आपने देखा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना लेयर्ड है। पाकिस्तान से आए ड्रोन्स और मिसाइलें इसमें उलझ कर रह गए, चुन चुन कर उनको गिराया गया। सारे सिस्टम्स ने इंटीग्रेटेड होकर काम किया। कई दर्शक चिंता जताते हैं कि यदि सेना नहीं बता रही तो हम ये सब क्यों बता रहे हैं। हम आपको वही जानकारी बता रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। कोई भी गोपनीय जानकारी आप लोगों को नहीं बताई जा रही है। ये तो बीती रात की बात है जो हमने आपको बता दी, अपनी जीत की कहानी। अब सबूत पाकिस्तान की हार के। आपकी स्क्रीन पर कुछ नक्शे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के इन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई और इन इलाकों से मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों के मलबे मिल रहे हैं। मसलन पंजाब के होशियारपुर से आई ये तस्वीर, इसमें आपको एक सफ़ेद रंग की अनडेटोनेटेड मिसाइल दिख रही है। पाकिस्तान से दागी गई चीनी मिसाइल PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अनुमान है कि इसे लड़ाकू विमान JF-10 या JF-17 से दागा गया जो 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके होशियारपुर में फटने की जगह फुस हो गई। माना जा रहा है कि एयरफोर्स और DRDO की टीम इस मिसाइल को खोलेगी, जांच करेगी, जिससे भारत को चीनी डिफेंस सिस्टम को समझने में और मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और मैं आपको चेतावनी दे दूँ। आपके इर्द गिर्द यदि आप सीमावर्ती ज़िलों के भारत के रहने वाले हैं, यदि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको जाना, देखना, वहाँ पे जाके फ़ोटो खींचना और खुद से टटोलने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्म करें, वो सशस्त्र बलों को इन्फॉर्म करेगी, एक्सपर्ट्स की टीम आएगी और उसको वहाँ से सुरक्षित उठाएगी। अगली बात करते हैं अब। होशियारपुर की तरह से भटिंडा में भी दरगाह के पास मिसाइल के टुकड़े मिले और भटिंडा से करीब 220 किलोमीटर दूर बटाला में चीन की PL-15 मिसाइल का एक हिस्सा मिला जिस पर PL-15E लिखा भी था। सीमा से ही लगे पठानकोट के खेतों में भी ड्रोन्स का मलबा मिला। पठानकोट के करौली गाँव के पास नीले रंग का एक एक्टिविटी ड्रोन भी मिला जिसे सेना ने अपने कब्जे में लिया है। अमृतसर के मक्खनविंड में आर्मी ने एक मिसाइल को भी डिफ्यूज़ किया। अब राजस्थान की बारी। राजस्थान के जैसलमेर में भी इस तरह के मलबे देखने को मिले। स्थानीय लोग भी इकट्ठा हुए जिन्होंने भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन को लेकर खुशी जताई। ये रात को गिरा है, 8-9 बजी थी। उस टाइम आके इधर गिरा था और सब लोग इधर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उसने देख लिया कि क्या पड़ा है। फिर वो रात को तो कोई गए नहीं पास में। फिर सुबह हुआ, सुबह सबने देखा उठकर तो देखा कि बम है। फिर हमारे गांव को सरपंच था, उसको बुलाया, सरपंच के बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस के बाद आर्मी टीम आई है। जम्मू के भी कई इलाकों में मिसाइलों और ड्रोन्स के टुकड़े मिले। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे साथी सिद्धांत और विजय की रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। 9 मई को भोर में 4-4:15 बजे का वक्त होगा। हम और मेरे साथी विजय इस समय हम लोग जम्मू स्टेशन के आसपास हम लोग मंडरा रहे थे। तभी हमें एयर रेड के साइन मिलने शुरू हुए, ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद एयर रेड के सायरन सुनाई दिए। इसके बाद हम ये रिव्यू कर रहे थे कि ड्रोन का अटैक कहाँ पे हुआ है, क्योंकि आसमान में साफ दिखाई दे रहा था कि ड्रोन्स हैं। ड्रोन को ट्रेस करती S-400 सिस्टम्स की मिसाइलें हैं। उसके पहले 4-6-7 घंटे पहले शाम को भी ऐसे ही जम्मू में हुआ था। कई सारे रेड्स के सायरन बजे थे, ब्लैकआउट किया गया था, ये स्थिति थी। लेकिन अभी दिन छटते छटते समझ में आ रहा है कि हुआ क्या था। प्रहलादपुर गाँव जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ पर इस छत पर वो ड्रोन जो पाकिस्तान से आया था, वो ड्रोन यहाँ पर क्रैश हुआ था। इंडियन सिस्टम से इंटरसेप्ट किए जाने के बाद टंकी से लगातार पानी गिर रहा है। ये ड्रोन के छर्रों की वजह से हुआ है। और इस स्पॉट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो डेंट सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, छोटा क्रेटर सा दिखाई दे रहा है और ये टुकड़े पड़े हैं, ये है ड्रोन का क्रैश साइट। इसके अलावा कुछ और भी निशान हैं ड्रोन के क्रैश के, वो भी हम आपको दिखा लेते हैं। ड्रोन के क्रैश साइट के निशान यहाँ पे भी हैं। 3-4 छर्रे और यहाँ लगे हुए हैं। मेरे पास तो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन जो डिवाइस पड़ी थी वो कैसी दिख रही थी उसके बारे में बताइए। सर, जो इसका मटेरियल था छोटे छोटे मेटल के पीस थे। हाँ, वो आइडिया लगा सकते हैं कि किसका है।
मिसाइल का है या ड्रोन का है। हाँ। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस। छोटे पीछे से सुबह कोई 6:30 बजे आई थी, पुलिस बोलेगी थी। पुलिस आई 6:30 पुलिस बजे, हाँ लेकर स्पॉट को कलेक्ट करके लेकर। हाँ बिल्कुल। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसे बीएसएफ ने जारी किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हमारे जवान घने जंगल और रात के अंधेरे में आतंकियों का शिकार कर रहे हैं। 8 मई की रात को जब एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से हवा में हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ जमीन के रास्ते घुसपैठ, भारतीय जवानों ने जम्मू कश्मीर के ढंडार चौकी के पास ऐसी घुसपैठ कर रहे 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। ये आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। सेना के सर्विलांस सिस्टम ने इनकी मूवमेंट डिटेक्ट कर ली थी। बात सीमा की हो रही है तो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की भी खबर सुन लीजिए। इसमें एक और निर्दोष महिला नरगिस बेगम की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य नागरिक घायल हुए। अब तक कुल 17 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के उड़ी, नौगाम, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, राजौरी, अखनूर, सांबा और आरएसपुरा जैसे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ से आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की गोलीबारी के चलते नागरिक संपत्ति का नुकसान हुआ। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बॉर्डर इलाकों, खासकर जम्मू कश्मीर के जिलों में जारी भारी गोलीबारी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया भी आई। मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं, इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। मुफ्ती कह रही हैं दोनों देशों के तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। युद्ध विकल्प नहीं है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि बातचीत के पहले जो सैन्य कार्रवाई हो रही है वो आतंकी और सैन्य कार्रवाइयों का जवाब है। इन सब के बीच पाकिस्तान की संसद से भी एक बयान आया। वहां के एक सांसद हैं शाहिद अहमद। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ और कायर बताया। उनका वीडियो वायरल है। शायद इमरान खान की पीटीआई पार्टी से आते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहा बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तान से कुछ और अपडेट। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इमरान की रिहाई की मांग तेज कर दी और इसके लिए हजारों की संख्या में मार्च भी निकाला। कहा जा रहा है कि भारत से तनाव के बीच इमरान को रिहा किया जाना चाहिए और इसके लिए रैलियां की जा रही हैं। इसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है। बात याचिका की हुई तो एक याचना की बात भी करते चलें। याचना पाकिस्तान की ओर से होती नजर आई, भिखारी भाव से। बात सामने आई कि आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान का हाल खराब है। इसकी तस्दीक हुई 9 मई की सुबह, जब पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के एक्स हैंडल से एक पोस्ट हुआ। लिखा था, पाकिस्तान सरकार दुश्मन द्वारा भारी नुकसान पहुंचाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से अधिक कर्ज की अपील करती है। बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद का आग्रह करते हैं। पोस्ट के बाद शुरू हुई पाकिस्तान की ट्रोलिंग, इतनी कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने भी मीम डालकर मौज ले ली। लिखा, यह भी कोई तरीका है भीख मांगने का। सोशल मीडिया पर लानत मलानत झेलने के बाद पाकिस्तान ने इस पोस्ट का खंडन किया और कहा, हमारा अकाउंट हैक हो गया था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अकाउंट को बंद करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये अभी भी मौजूद है। अगर उनका सरकारी हैंडल हैक हुआ तो शर्मिंदगी की बात है और हैक नहीं हुआ तो बेइज्जती की। पाकिस्तान सफाई पर सफाई दे रहा है, लेकिन उसकी माली हालत की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। उनका बाहरी कर्ज $130 बिलियन यानी करीब 11 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार केवल $15 बिलियन यानी लगभग 1,28,000 करोड़ रुपए है, जो केवल 3 महीने के आयात के लिए काफ़ी है। यानी विदेशी मुद्रा भंडार कम है, महंगाई चरम पर है। इस स्थिति में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से और आर्थिक मदद मांग रहा है। पाकिस्तान पहले ही IMF से बड़े कर्जे ले चुका है। उस पर लगभग 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए का बकाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान को 2025 में $22 बिलियन यानी
1,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी आंचल मैगजीन और सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार दिखा था। IMF का कहना है वित्त वर्ष 2024-25 में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 2.7% थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष में 3.1 तक हो सकती है। हालांकि ये प्रोजेक्शन भारत के साथ सैन्य झड़प से पहले का है। IMF के 37 महीने के एड प्रोग्राम के तहत ही ऐसा हो सकता है, जिसमें कदम कदम पर समीक्षाएं की जाती, मतलब प्रोग्राम के जरिए मदद दी जाए या नहीं। अब समीक्षा की बात आई तो 9 मई को अमेरिका के वाशिंगटन DC में ऐसी ही एक बैठक होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान $1 बिलियन यानी लगभग 8500 करोड़ की अगली किश्त दे या नहीं। भारत इस मदद को देने का विरोध कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान इन पैसों से आतंकवाद को पोषित करता है। इस IMF मीटिंग का क्या नतीजा रहा, जानने के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। IMF में पाकिस्तान की लोन की अर्जी का विरोध करते हुए भारत ने कहा कि पिछले 28 साल से पाकिस्तान कई बार IMF से इस तरह के पैकेज उठा चुका है। पिछले 5 साल में 4 बार पैकेज लिए हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर सही इस्तेमाल हुआ होता तो पाकिस्तान को बार बार इस तरह के पैकेज मांगने की, लोन मांगने की ज़रूरत ही न पड़ती। भारत ने विरोध जताते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान में वहाँ की सेना का अन्य मामलों में, खासकर आर्थिक मामलों में बड़ा हस्तक्षेप है और ऐसे में सेना अपने फ़ायदे के लिए इन पैकेज का इस्तेमाल कर रही है। इस पैसे से बड़े बड़े बिजनेस चला रही है। संयुक्त राष्ट्र भी ये बात मान चुका है। अगली दलील भारत ने ये दी कि बार बार पैकेज देने से पाकिस्तान के ऊपर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में इस बात में भी संशय है कि ये इतने सारे कर्ज पाकिस्तान चुका भी पाएगा या नहीं। ये भी भारत ने कहा कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को बार बार अगर पैकेज या लोन दिया जाएगा तो इससे इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में गलत मैसेज जाएगा। इस पैकेज पर पाकिस्तान की तमाम मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि IMF ये पैकेज पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई पुष्ट जानकारी नहीं आई है, आएगी तो बताएंगे। इस खबर से इतर भी कुछ अपडेट है, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर। 9 मई को एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के तमाम क्षेत्रों में ड्रोन के हमले का प्रयास करा, खास करके जहाँ पर 8 मई को हमले हुए थे उन राज्यों में पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। जम्मू, सांबा, राजौरी, पठानकोट, अमृतसर और पोखरण में भी हमले की खबर है। ये जिस तरह 8 मई को हमले किए गए थे ड्रोन से, तमाम गुच्छे में ड्रोन भेजकर उसी तरह से हमला हुआ है। लेकिन एक बार फिर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है और अभी तक की अपडेट ये है कि हर हमले को विफल किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मीटिंग में उनके साथ विदेश मंत्री S जयशंकर मौजूद हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद हैं और NSA अजीत डोभाल भी। मीटिंग करीब 1 से 1.5 घंटे चली है। ऐसा माना जा रहा है कि मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किसी लंबे सैन्य संघर्ष को संभाल नहीं पाएगी। पाकिस्तान में लगभग 43% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ऑपरेशन सिंदूर से 2 दिन पहले एक चेतावनी दी थी। कहा था कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से पाकिस्तान आर्थिक तौर पर और भी अस्थिर हो जाएगा। पाकिस्तान के गिरते स्टॉक्स भी इसकी गवाही दे रहे हैं। इस महीने की शुरुआत से लेकर अब तक कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी KSE 100 इंडेक्स में 7,500 अंकों की भारी गिरावट हो चुकी है। कुछ और गवाहियां भी हैं। मसलन पाकिस्तान ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी के संकट से जूझ रहा है। 2022 में आई बाढ़ ने इस स्थिति को और खराब किया। सिंधु जल संधि के होल्ड पर जाने से वहां की खेती को भी नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान की घरेलू रिफाइनरिंग भी संकट से जूझ रही, जिसके चलते देश में यानी पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें महंगी हो सकती हैं। बात आर्थिक मोर्चे की हो रही तो एक और अपडेट, विश्व बैंक ने खुद को कुछ खबरों से दूर कर लिया। अनुमान लगाया जा रहा था कि वर्ल्ड बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को फिक्स करने की कोशिश कर सकता है। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा, जिनकी गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा इस संदर्भ में वर्ल्ड बैंक की कोई भूमिका नहीं है। इस मुलाकात के और भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, जिन पर हम अपने शो खर्चा पानी में लगातार बात करते रहेंगे। ललन टॉप शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश में आज दिन भर और क्या बड़ा हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि उत्तर भारत के कम से कम 24 हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानें 15 मई तक के लिए बंद कर दी गई हैं। एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया कि इन हवाई अड्डों को अगले आदेश तक यात्रा के लिए बंद किया गया है। आपको स्क्रीन पर वेस्टर्न फ्रंट के हवाई अड्डों के नाम दिख रहे हैं। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हल्द्वाड़ा, पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कैशोट, कांडला और भुज।
इसके अलावा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए एहतियातन हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों में विजिटर्स एंट्री को बंद कर दिया है। साथ ही विजिटर टिकटों की बिक्री भी रोक दी गई है। इसके अलावा सभी उड़ानों के लिए सेकेंडरी लेडर पॉइंट चेकिंग यानी SLPC अनिवार्य कर दिया गया है, यानी यात्रियों और उनके हैंडबैग की जांच बोर्डिंग से ठीक पहले एक बार फिर से होगी, प्राथमिक सुरक्षा से अतिरिक्त। इसके अलावा सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। भारत की सरकारी ईंधन कंपनियों ने कहा है कि देश में फ्यूल की कोई कमी नहीं है, आपको पेट्रोल डीजल स्टोर करने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडियन ऑयल आपको यह आश्वस्त करना चाहता है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता है। सप्लाई चेन सुचारू चल रही है। रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन और LPG आसानी से उपलब्ध हैं। निवेदन करते हैं, घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी से बचें, शांत रहें और अनावश्यक भीड़ से भी बचकर हम सब मिलकर सप्लाई सिस्टम को निर्बाध बनाए रख सकते हैं, जिससे सभी के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये बयान कुछ सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी मैसेजेस के बाद आया, जिसके चलते कुछ जगहों पर लोग डरकर ईंधन खरीदने लगे थे। सरकार ने इन मैसेजेस को झूठा बताया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 96,000 से ज़्यादा ईंधन स्टेशन और 25,000 से ज़्यादा LPG वितरक हैं। इंडियन ऑयल के अलावा BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी इनकी मुख्य रूप से सप्लाई करते हैं। तीनों ने तनाव के बावजूद आपूर्ति जारी रखने का भरोसा दिया है। पैनिक ना फैले, इसके लिए सरकार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से लगातार दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव का असर क्रिकेट लीग्स पर भी पड़ा है। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया। ये फैसला BCCI ने 9 मई को एक बैठक में लिया। फिलहाल BCCI की पहली प्राथमिकता विदेशी खिलाड़ियों को घर भेजने की है। नई तारीखों की जल्द ही घोषणा होगी। कल ही धर्मशाला में चल रहा मैच 10 ओवर के बाद रोक दिया गया था और तब से लीग के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। वहीं पाकिस्तानी सुपर लीग को दुबई शिफ्ट करने की खबर आई। पेशावर जालमी और कराची किंग्स के बीच आज होने वाला मुकाबला भी टाल दिया गया। ये मुकाबला रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाना था, जहां कल भारत ने ड्रोन से हमला किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE भी ये लेथन समेटने के मूड में नहीं है और उसके लीक कराने से इनकार की खबरें आ रही हैं। बताया तो रक्षा मंत्रालय ने भी है कि सभी मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से कि वे सेना की कार्रवाइयों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग ना करें। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सलाह जारी की, जिसमें कहा गया कि गोपनीय जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से सेना अभियानों की सफलता को नुकसान हो सकता है, लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। मंत्रालय ने कहा केवल आधिकारिक ही समय समय पर जानकारी देंगे। आधिकारिक सोर्सेस केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों के लाइव प्रसारण की मनाही है और जानकारी केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों के जरिए ही दी जा सकती है। इसके अलावा सरकार फेक न्यूज़ पर लगाम कसने की भी तैयारी कर रही है। इस कदम के असर समय के साथ दिखेंगे, लेकिन अभी जो झूठ पाकिस्तान की तरफ से फैले हैं उनकी पड़ताल करते हैं। जानकारी दे रहे हैं फैक्ट चेक के हमारे साथी शुभम। दावा नंबर 1, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक वीडियो वायरल है, जिसे शेयर करके कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिक बॉर्डर जाने से पहले रोने लगा। वीडियो में एक व्यक्ति रो रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे मना रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वीडियो करीब 20 दिन से पहले इंटरनेट पे मौजूद है और यह वीडियो इंदौर की एक फिजिकल अकादमी का है। इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई मतलब नहीं। दावा नंबर 2, पाकिस्तानी सेना ने ओंकारा कैंट पाकिस्तान में पड़ता है, उसके पास भारतीय ड्रोन को गिरा दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि ये वीडियो इंटरनेट पर 5 मई के पहले से मौजूद है। मतलब 5 मई के पहले से ये वीडियो यहाँ पे है, मतलब इंटरनेट पे है और ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले से। तो इसका कोई मतलब नहीं है ऑपरेशन सिंदूर से। और दूसरी चीज़ कि अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो उसमें वो ड्रोन नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी हद तक संभव है कि वो पटाखा है या फिर कोई फायरवर्क्स है, लेकिन वो ड्रोन नहीं है। दावा नंबर 3, कहा यह जा रहा है कि भारत के गुजरात बंदरगाह पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि वीडियो 4 साल पुराना है और तो और वीडियो भारत पाकिस्तान छोड़िए दुबई के जेबल अली पोर्ट का है। शो में अब वक्त है सुर्खियों का। पहली सुर्खी, दुनिया को नया पोप मिल गया है। 69 साल के रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। वे अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। उन्होंने अपने लिए नाम चुना है पोप लियो 14। 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद नए पोप के चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इसके दूसरे दिन रोमन कैथोलिक चर्च के सिस्टीन चैपल में मौजूद चिमनी से सफ़ेद धुआं निकला, यानी नए पोप के नाम पर मुहर लग चुकी थी। 133 कार्डिनल्स ने 2/3 बहुमत से रॉबर्ट फ्रांसिस को पोप चुना। साल 1900 के बाद से ये 5वां मौका है जब नए पोप को 2 दिनों में चुन लिया गया।
अगली सुर्खी, वर्तमान स्थिति में हमें उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। वे प्रतिभाशाली अधिकारी हैं और आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। मामला शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी की महिला सैन्य अधिकारियों से जुड़ा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एसएससी की इन महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा मुक्त न करें जो परमानेंट कमीशन न मिलने के खिलाफ कोर्ट में गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच 69 सेना अधिकारियों की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। बेंच ने कहा, हम चाहते हैं कि इन महिला अधिकारियों का मनोबल बना रहे। हम मामले की पूरी सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करें। ये नहीं कहा जा सकता कि ये अधिकारी अयोग्य हैं। भारतीय सेना में कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी वाली महिला अधिकारी हैं जिन्हें परमानेंट कमीशन नहीं दिया गया। ये अधिकारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। एसएससी यानी उनकी नौकरी सेना में कुछ तय वर्षों के लिए होती है, जबकि परमानेंट कमीशन मिलने पर ये रिटायरमेंट तक सेना में रह सकती हैं। महिलाओं की दलील महिला अधिकारियों की कि उन्हें परमानेंट कमीशन से वंचित करना गलत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि एसएससी महिला अधिकारियों को भी नौकरी से न हटाया जाए, क्योंकि देश में इस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसी स्थिति नहीं है कि ये कोर्ट कचहरी में भागदौड़ करें। मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में होगी। आज के लंडन टॉप शो में इतना ही। अपनों का ख्याल रखिए और अपनी प्रार्थना में जो सीमावर्ती इलाके पर नागरिक हैं वो और देश की सशस्त्र बलों के सभी साथियों को भी याद रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।